Okay students, so let us start once again. देखो भाई, जो हमने कल किया था, what we have done is डिफ्रैक्शन हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। तो डिफ्रैक्शन काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है था और इसको हमने बड़े अच्छे से किया है और इसमें मैंने आपको ये सारा बता दिया था। जो मेरे पास थर्ड डार्क फ्रिंज आई है यहाँ तक हम कर चुके हैं, यस थर्ड डार्क फ्रिंज तक कर चुके हैं। तो डार्क फ्रिंजेस हमने सारी कर ली हैं, लेकिन भाई ब्राइट फ्रिंज कहाँ रह गई। तो डिफ्रैक्शन का जो अभी आधा पार्ट है वो भी करना बाकी है। तो उस वक्त ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया था, इसलिए हमने वो लेक्चर को वहीं पे क्लोज कर दिया था। तो आज हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। समझने वाली बात क्या है, जैसे यहाँ पर थे फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए मेरे पास कंडीशन क्या आई, d sin theta is equal to lambda and theta 1 came out to be equal to lambda by d की बात करूं, so I am getting d sin theta is equal to 2 lambda। थर्ड डार्क फ्रिंज की अगर मैं बात करूं तो d sin theta is equal to 3 lambda। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला जो है वो बनता जा रहा है कि अगर आपको फिफ्थ डार्क फ्रिंज चाहिए तो सिंपल है, d sin theta should be equal to 5 lambda, isn't it। तो हम सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला को यहाँ पर लिखेंगे, thus the general formula for nth dark fringe should be, दो चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे, d sin थीटा जो मेरे पास एक्चुअल में टोटल स्लिट के स्टार्टिंग और स्लिट के एंड में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो d sin थीटा है। दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू प्लस माइनस, तो हम हमेशा ही लगाएंगे ऊपर नीचे के कारण, n lambda, and from here you can find that theta n will be equal to plus minus n lambda divided by d। ठीक है, ये जो जनरल फार्मूला बने ये है फार्मूले जो आपको ध्यान में रखने हैं, याद रखना है कि भाई ये है क्या चीज। ठीक है, तो ये, लेकिन इसमें अब आपने याद रखना है कि ये मुझे कौन सा एंगल देगा, आपको एंगल मिलेगा डार्क फ्रिंज के लिए। ठीक है, तो अभी हमने यहां तक कर लिया, लेट अस से डायग्राम में दोबारा यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। लेट अस से दिस इज द सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल लाइन। तो अब यहाँ पर अगर मैं स्लिट बना रहा हूँ, ये स्लिट बन गई, ठीक है, और यहाँ से जो लाइट जाएगी, तो मैं यहाँ से लाइट नहीं भेज रहा हूँ अब, ठीक है ना, स्लिट वन S1 S2 से लाइट नहीं भेज रहा हूँ। जनरल में यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अगर यहाँ से किसी एक सर्टेन पॉइंट पर गया, लाइक दिस पॉइंट, लेट अस से दिस इज द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सो दिस इज थीटा 1, तो थीटा 1 है अगर ये, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा। समझ लाइक दिस अप्रोक्सीमेट सा बन गया। ठीक है, तो ये आपके लिए डार्क फ्रिंज और ये सब मैं शो करना चाहता हूँ, इस चीज को आपने ध्यान में रखना। ठीक है, ऐसे, तो ये डार्क फ्रिंज होगी और ये बन गया थीटा 1। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर थीटा 2 आ जाएगा, तो थीटा 2 कैसे आ रहा है, लेट अस से यहाँ पर मेरे पास एक डार्क फ्रिंज और बन गया लाइक दिस, सो दिस इज थीटा 2, ये जो हो गया ये हो गया थीटा 2 एंड दिस इज थीटा 1। ऑब्वियसली ये प्लस माइनस हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है,
तो ये आपके पास एंगल बन गए कि कितने एंगल पर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये है आपका अपर्चर, बेटा इसको कहते हैं अपर्चर विड्थ, अपर्चर विड्थ कह लो। सो दिस इज कॉल्ड अपर्चर और अपर्चर विड्थ। तो अभी हम बड़ी जल्दी आज के लेक्चर में टेलीस्कोप और इस पे माइक्रोस्कोप पर भी जाएंगे। तो वहां पर जो मेरे पास लेंस है ना, उसके अपर्चर को ही आप यहाँ से रिलेट करोगे, ठीक है, तो वो अपर्चर है। तो जब वहां से पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, वो जब यहाँ जाएंगी तो आप देखोगे कितनी इमेजेस बन रही हैं। पहली इमेज जो बनेगी, जहां पर भी बनेगी, फर्स्ट इमेज जो बनेगी वो ये वाली इमेज बनेगी। ये एक्चुअली में इमेज है कि यहाँ पर जहां पर इमेज एक्चुअली में बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स, वहां पर जो पहली इमेज बनेगी दैट विल बी वेरी ब्राइट। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर एक इमेज और यहाँ पर एक इमेज और 4-5 इमेजेस साथ साथ में बनती जाएंगी, और वो सारी की सारी जो इमेजेस हैं उनकी ब्राइटनेस बहुत ही कम होगी। तो आप ये कह सकते हो कि यार मुझे विजन बड़ा ब्लर्ड सा लग रहा है, एक इमेज की जगह 4-5 इमेजेस नजर आ रही हैं, लेकिन सेंट्रल इमेज इज डेफिनेटली ब्राइट और बहुत बढ़िया नजर आ रही है, बाकी इमेजेस थोड़े थोड़े गैप पर इमेजेस नजर आ रही हैं। इस तरह से आपके पास एक्चुअल में इमेजेस बनती हैं व्हेन यू आर यूजिंग लेंसेज। ओके, हमने जैसे ऑप्टिकल रे ऑप्टिक्स में हमने माना था कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद हमने डिफ्रैक्शन को तो हमने निगलेक्ट कर दिया, एक ही इमेज बनी, जैसे कि इनफाइनाइट सोर्स है तो इमेज कहाँ बनेगी। लेकिन अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करूं तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। चलो एनीवेज वी विल डिस्कस इट इन लेटर प्रोग्राम व्हेन वी आर गोइंग टू डू। अभी हम देखते हैं, तो ये मेरे पास जनरल फार्मूला बन गया बेटा फॉर द nth डार्क फ्रिंज। दिस इज द पॉइंट to be noted, this is nth dark fringe. So what about the bright fringe now? अब ये जो मेरी first bright fringe है ये तो बन गई, तो ये second bright fringe, ये आपने याद रखना है बेटा, this is first dark fringe, this is second dark fringe, और जो ये है मेरे पास आया या जो ये मेरे पास आया, this is known as first bright fringe, और ये जो है इसको तो मैं सेंट्रल फ्रिंज ही बोलता हूँ। ठीक है, ये है जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने ऊपर शो किया था, दिस इज दैट कर्व, ये वाला, यही वाला कर्व मेरे पास यहाँ पर आ गया। और अब आप देख सकते हो कि कौन सा थीटा कहाँ पे बन रहा है। तो जो ऊपर वाला जो एंगल वो है उसको आप यहाँ पर ऐसा करता हूँ, नीचे रख लेता हूँ और कंपैरिजन से, ठीक है ना, फॉर कंपैरिजन से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो जी, तो अब चलते हैं हम ब्राइट फ्रिंज की तरफ। फॉर फर्स्ट तो होगा चलो, तो मैं अब ऊपर से ही डायग्राम कुछ कॉपी कर लेता हूं। ये डायग्राम हम कॉपी कर लेते हैं यहां से। ठीक है जी, और एक मुझे करना पड़ेगा, डार्क फ्रिंज से ब्राइट फ्रिंज की तरफ जा रहा हूँ। नाउ लेट अस क्रिएट द ब्राइट फ्रिंज। तो अब मैं इस पी पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मुझे पहली बात तो ये पता है कि भाई जो डेल्टा एक्स है टोटल पाथ डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, तो जैसा हमने पहले किया था
हमने पहले क्या किया था, देखो ये रहा हमारे पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और हमने कहा all the rays passing from the slit should interfere destructively. The slit is divided into two equal parts. So let us see कि now what will happen. ओहो, तो अब हम क्या करेंगे, अब ऑब्वियसली अब मुझे यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज चाहिए, तो भैया ब्राइट फ्रिंज कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं लिखा, ब्राइट फ्रिंज लिखा है, देयर इज अ रीजन फॉर इट। सबसे पहले तो मैं ये सारी चीजें जो हैं इनको हटा रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको तीन पार्ट में लिख, 3 parts, 1 2 3 4, anyways we have to divide everything. चलो, तो ये हो गया। अब मैं इस जो मेरी स्लिट है इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये हो गया जी तीसरा, ठीक है। और वहां पर जो मेरी स्लिट बन रही है वो स्लिट बनेगी। तो अब देखते हैं, अब हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो बेटा नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ। देखो वी हैव सीन या वी नो that for delta x, that is d sin theta, is equal to n lambda, हमारे पास हर बार डार्क फ्रिंज आएगी। अगर मैं ये चीज ले रहा हूं, ठीक है, डार्क फ्रिंज विल बी फॉर्म्ड। तो ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, अगर मैं यहां पर देखूं मेरे जनरल फॉर्मूले में, यहां पर मैंने n की वैल्यू नहीं लिखी बेटा, n की वैल्यू लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। n इज द एलिमेंट ऑफ, तो फर्स्ट फ्रिंज है तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1, इट्स लाइक दिस। तो n क्या है, इस चीज को आपने ध्यान से रखना है। यहां पर भी बहुत बच्चे गलतियां करेंगे, कोई 0 से शुरू होगा कोई 1 से, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो n यहाँ पर 1 से शुरू होगा, फर्स्ट डार्क के लिए n इज इक्वल टू 1। इंटरफेरेंस में हमने किया था फर्स्ट ब्राइट के लिए n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट डार्क के लिए n इज इक्वल टू 1, डिफ्रैक्शन में फर्स्ट डार्क के लिए n इज इक्वल टू 1। तो लेट अस सी कि ब्राइट के लिए क्या आएगा, हर किसी के लिए n इज इक्वल टू 1 ही हम काउंटर रख के चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर मेरे ये पता चल गया कि अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, मतलब d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगी, उसके सेंटर में मिलेगी, मतलब 3/2, 5/2 उनके बीच में कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे मिल रही है n इज इक्वल टू 1 2 3, सब डार्क फ्रिंज है। अब आप कहोगे सर ब्राइट चाहिए तो इसके सेंटर पे आ जाओ, तो ये वाला हो जाएगा मेरे पास 3/2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 9/2। तो सिमिलरली मैं ऐसे मूव करता रहूं तो मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलनी चाहिए। बट इस तरीके से अगर मैं करूं, मतलब ये बहुत ही सिंपल मेथड है और बड़ी बुक्स में किया हुआ है, और उन्होंने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट 3/2 से उसको इक्वेट करके जनरल फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आएगा, व्हाट अबाउट 1/2, व्हाई कांट वी पुट वैल्यू 1/2। और 1/2 वैल्यू हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, और यही एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ही हम ये सारे का सारा मेथड दोबारा कर रहे हैं, अदरवाइज मैं भी आपको एक जनरल मेथड, जनरल फार्मूला यहाँ पर बना देता। चलो तो अब देखते हैं कि क्या, अब मैं बिल्कुल पैटर्न पुराने वाला फॉलो करूंगा। मैंने अब इसको क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में। उसके बाद कितने पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे 4 पार्ट में। और यहाँ पर जब मैं थर्ड के लिए गया तो कितने पार्ट में डिवाइड किया, डायग्राम नहीं है लेकिन 6 पार्ट में डिवाइड किया। ये रहा, द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, ठीक है ना। तो इवन पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो चलो इस बार ऑड करके देख लेते हैं। तो ऑड करेंगे तो 1 तो पहले से ही है और तो कुछ कर नहीं सकते, तो 1 के बाद 3 आएगा ना मेरे पास ऑड नंबर। तो लेट अस डिवाइड देम इनटू 3।
तो नाउ वी आर फुल्ली डिराइविंग दैट व्हाट विल बी द जनरल फार्मूला। हम जनरल फार्मूला डायरेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे। तो मेरे पास यहाँ पर जो रे बनेगी, अब वो कैसे बनेगी देख लेते हैं। तो ये मेरे पास रे ऐसे बन रही है, these are the rays that are coming and तीन पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। दिस इज d1, दिस इज d/3, d/3, d/3। तो यहाँ पर जो मेरे पास डिस्टेंस है d/3 है, तो मैं यहाँ पे दो रेज उठाने वाला हूँ। कौन सी? ये वाली, और एक उठाने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट वाली। ये दो उठाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इनको रब कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी आपको बनी रहे। ये ठीक है जी। तो इसकी थ्योरी में हमें ये लिखना पड़ेगा, for bright fringe the slit is divided into odd numbers, that is 3 for first bright fringe। तो पहली ब्राइट फ्रिंज के लिए मैं n इज इक्वल टू 3 कर दूंगा, ठीक है ना। चलो इसको ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए चलो पहले हम ये, ठीक है ना, फर्स्ट फ्रिंज के लिए 3 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड इनटू ऑड नंबर्स लिखना ही पड़ेगा। Slit is divided into 3. So what will be the gap between these two sources? अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे कि सर ये वाला बन गया मेरे पास d/3, डायरेक्ट आ गया d/3। तो अब ये जो दो हैं, अब इनमें क्या होगा देखो, the rays from first part will interfere, first part will interfere destructively। इसको मैं रेड में लिख रहा हूं, destructively with a corresponding ray from the second part। फर्स्ट पार्ट जो ये वाला है और जो सेकंड पार्ट है, इन दोनों की तो करवा दी हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये दोनों तो एक दूसरे को मार देंगी, तो वी विल से दैट ऑल दिस रेज दे हैव किल्ड ईच अदर। तो रहेगी मेरे पास ये वाली रे। तो ये वाली रे का अब क्या बच गया, ये जो बच गई ये वाली रेज यहाँ तक सारी की सारी पहुंच पाएंगी, और उसके बाद इनका इंटरफेरेंस हो या ना हो, हमारे वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी मिलेगी 100% तरीके में वहां पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा ही मिलेगा। और इन दोनों का हमने करवा दिया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों नहीं करवाया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने इसलिए नहीं करवाया बेटा, क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ पर मैं दो कंडीशन लगा पाऊंगा, दो लगेंगी, लेकिन मैं एक ही कंडीशन लगा सकता हूँ। तो यहाँ तो आप इन दोनों की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ले लो, और यहाँ फिर आप इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ले लो। लेकिन डिस्ट्रक्टिव मतलब अगर मान लो इसकी कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन ली और उस वक्त यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, फिर क्या करोगे? फिर उसका तो क्लियर कट मतलब ये है कि जितनी इंटेंसिटी इनकी वहां पर जानी थी उससे ज्यादा ही इंटेंसिटी अब यहाँ पर पहुंच रही है। इसका मतलब ये है कि उनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाने का तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। भाई इस पार्ट की आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा दी, उसको डिवाइडेड बाय 2 करके करवा सकते हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाने के बाद भी आपने इनकी डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन तो नहीं ना लगाया। तो अगर वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो
सॉरी नहीं हुआ तो, और अगर वहां पर डिस्ट्रक्टिव 100% नहीं होता तो थोड़ी मोटी रेस भी अगर यहाँ पर पॉजिटिव पहुंच गई तो आपकी इंटेंसिटी विल बी मोर देन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर द पार्ट थर्ड पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा इस बात पे कि मेरी इन दोनों की तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो ही हो, इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी लाइट वहां पर पहुंच जाएगी वो वहां पर मुझे ब्राइट फ्रिंज देगी, वो वहां पर मुझे पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं करवानी, मुझे ब्राइट फ्रिंज के लिए बाकी दो पार्ट्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है। अब मैं उनको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाता हूं। देखो, सो द रेज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट विल इंटरफियर डिस्ट्रक्टिवली विद द कोरस्पॉन्डिंग सेकंड पार्ट। तो इनमें पाथ डिफरेंस है d/3, तो मैं यहां पर जब डेल्टा x निकालूंगा, लेट अस से यहां पे, सो दिस थिंग इज डेल्टा x, तो जो ये डेल्टा x आएगा ये कितना आएगा, सो हियर will become d/3 sin थीटा। तो अब मैं इसको θ1 डैश लिख रहा हूं। θ1 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ब्राइट बनने वाला है। पहले मैंने θ1 θ2 θ3 लिखे थे डार्क फ्रिंज के लिए, तो यहाँ पर मैंने डैश लगा दिया, θ1 डैश मतलब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये आ गया d/3। तो लेट अस सी कि अब यहाँ पर क्या होगा। तो ये जो आ गया, दिस शुड बी देयर शुड बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, so this should be equal to λ/2। Also for destructive interference P should be equal to λ/2। P मतलब पाथ डिफरेंस। इन दोनों को मैं यहां पर इक्वेट करूंगा। शुड बी इक्वल टू λ/2। अब यहां पर मैं देखूंगा तो मुझे कंडीशन मिल गई 3λ/2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे को ये तो कंडीशन बन गई, λ/2 नहीं बना, फर्स्ट फ्रिंज के लिए ही 3λ/2 आ गया। तो आप मुझसे पहले सवाल कर रहे थे कि सर हम λ/2 क्यों नहीं पुट कर सकते, है ना, ये वाला कि वाई इट कैनॉट बी 1/2। उसका आपको जवाब मिल गया कि जब हमने टेक्निकली करके देखा तो हमारा काउंटर 3/2 से स्टार्ट होगा, 1/2 से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से स्टार्ट नहीं होगा जी, 3/2 से स्टार्ट होगा। सो लेट अस सी, तो यहां तक तो मैं आ गया हूं, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं, पहली कंडीशन तो मेरे पास ये बन गई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन के लिए जो θ1 डैश पर है, so θ1 डैश विल बी इक्वल टू 3/2 λ/d। तो ये आपके पास एक और कंडीशन बन गई। चलो इसको भी आप रेड में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया। तो अब आप सोच के देखो, ये 3/2 λ/d आ गया, ऑब्वियसली प्लस माइनस तो है ही। तो ये जो मेरे पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं अपने साथ फिर से घसीटता हुआ यहाँ तक ले आया हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो आप कि λ/d पर मेरी फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट ब्राइट कहाँ चली गई, फर्स्ट ब्राइट ये रहा। तो द फर्स्ट ब्राइट इज 1.5 है ना, तो 3λ/2d। इज देयर एनी डाउट अबाउट इट, कोई डाउट नहीं आएगा। और अगर मैं अब इसमें ऑड में जाने वाला हूं, जब मैं नेक्स्ट के लिए करूंगा ना, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए जब मैं करूंगा तो मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 4 पार्ट जो है वो इवन होगी, कॉम्बिनेशन 2 + 2 + 1। तो उन दोनों की पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर नीचे वालों की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उसके बाद जो आपके पास शेष पार्ट बच जाएगा थोड़ा सा, उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। उनकी जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी वहां से भी मेरे पास यही फार्मूला निकलेगा। तो चलो वो भी हम करके देख ही लेते हैं, एक ही मिनट में लगेगा। सो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट
bright fringe. But now, what about the second bright fringe? तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए देख लेते हैं अभी अब हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए now let us divide the slit into next odd number 5 parts। ठीक है, फर्स्ट 4 parts will interfere destructively। Wait a minute, तो जो पहले 4 पार्ट है वो तो डिस्ट्रक्टिवली उनका इंटरफेरेंस अब करवा ही दोगे, तो एक जो पार्ट बच जाएगा, द रिमेनिंग 1/5 part will be responsible फॉर ब्राइटनेस। तो अब मैं ये वाला डायग्राम आपका कॉपी करूंगा, दिस इज इनफ। और बस अब ये आपका टॉपिक यहाँ पर क्लोज होने वाला है। जनरल फार्मूला मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो लेट अस नाउ डिवाइड दिस थिंग इनटू 5 पार्ट्स। इसको क्यों कॉपी करता हूं मैं? ठीक है जी, तो ये आपके पास 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब ऑब्वियसली उसकी जो पाथ डिफरेंस है वो d/5 आएगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू शो यू हियर। ठीक है, और मेरे पास जो रे जाएगी वो ऐसे जाएगी। लेट से मैं बिल्कुल इसके सेंटर से चला देता हूँ ये। तो इनकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखूंगा, तो यहां पर मेरे पास हियर डेल्टा x विल कम आउट टू बी इक्वल टू d/5 साइन थीटा 2 डैश। ये आएगा, अब मैं थीटा 2 ले लूंगा एंगल, तो ये आ गया d/5 साइन थीटा 2 डैश। एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट शुड बी इक्वल टू λ/2। This is the result that we were longing for, isn't it? तो अब ये आ गया मेरे पास थीटा 2 डैश 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d। ऑब्वियसली प्लस माइनस तो आप हर जगह पर अपनी मर्जी से ऐड कर दिया करो। तो ये मेरे पास बन गया सेकंड ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला। ये होगी सेकंड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है जी, तो +-5 λ/2d। सिंपल है, बस यहाँ पर पाथ डिफरेंस आपका d/5 आपने लेना है, इतना ही आपका इसका क्रक्स d/5, दैट्स इट। और आपकी सारी की सारी बात हो जाएगी। तो अब जनरल फार्मूला बना लेते हैं। जनरल फार्मूला फॉर
all bright fringes is that theta n डैश, डैश जरूर लगा लेना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ पर आप देखो कि n का क्या लगेगा, देखो यहाँ पर ऑड है तो 2n प्लस 1/2 भी हो सकता है, 2n माइनस 1/2 भी हो सकता है। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, 2n माइनस 1/2, 2n प्लस 1/2। अब d बाय लेमडा बाय डी तो मैंने साथ में मल्टीप्लाई इसके कर ही दिया। अब इन दोनों ऑप्शंस में से मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा, इस बात पर आप ध्यान दो। अब n की वैल्यू हम कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज को n इक्वल टू 1 पुट करें। तो करके देखो, अगर मैं यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो ये 2 माइनस 1, तो ये तो हाफ हो गया। सो दिस विल बी निग्लेक्टेड, दिस इज निग्लेक्टेड। ये मैं सारी चीजें इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि किसी ना किसी स्टेज पर आपको ये डाउट्स जरूर आएंगे कि यार इसको 2n माइनस 1 क्यों लिख लिया, 2n प्लस 1 क्यों लिखेंगे। तो 2n प्लस 1 ही लिखेंगे, वाई, बिकॉज आवर काउंटर नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम 1 लाइक दिस। तो अब आप इसमें 1 पुट करके देख लो तो डायरेक्ट आपका 3 लैम्डा बाय 2 से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होगा। सो थीटा n डैश विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा बाय डी, और यहाँ पर प्लस माइनस तो आपने लगा ही लेना है। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस बेयरिंग द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। बाकी सारी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमारे पास ये चीज स्टार्ट होगी। और n कहां से स्टार्ट होगा, n आपका स्टार्ट होगा 1 2 एंड 3 से। इसको भी आपने याद रखना है। तो सारे काउंटर कहीं से कहीं पर भी ले लो, आपके पास यही आने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इंटरफेरेंस की बात करूं बेटा, तो वहां पर 2n प्लस 1 नहीं होता, क्योंकि वहां पर n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको लिख के दूंगा, इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पर 2n माइनस 1 होता है। n की वैल्यू वहां पर हमें 1 पुट करनी पड़ती है फर्स्ट, उसके लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए भी और डार्क फ्रिंज के लिए भी। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ आपको 2n माइनस 1 वहां पर यूज करना पड़ता है। वेट, एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। यस, मैं हमारे वाले नोट्स में से देख लूँ एक बार। यहाँ पर देखते हैं हम, तो n की हमने वैल्यू एंड में क्या लिखी है, 2n माइनस 1 है ना, 2n माइनस 1 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द ओनली थिंग इज कि n के लिए हमने यहाँ पर 1 यूज करना है, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पर अभी यूज कर दी। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका, फॉर इंटरफेरेंस ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, चलो कंस्ट्रक्टिव को नहीं लिखते, ब्राइट फ्रिंज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ब्राइट फ्रिंज के लिए, या फिर आप ऐसा करो यार, इससे भी बेटर मेथड पड़ा है। तो यहाँ पर देखो, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए मेरे पास n की वैल्यू क्या रहेगी, तो यहाँ पर n की वैल्यू है ना, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर काउंटर रहता है हमारा 1 से स्टार्ट होता है, डिफ्रैक्शन में भी हमारे पास 1 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की
इंटरफेरेंस में यहां से स्टार्ट होगा और डिफ्रैक्शन में भी यहीं से स्टार्ट होगा। देयर इज नो डिफरेंस। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर हम जब ऑड लेते हैं तो इंटरफेरेंस में 2n-1 होता है, ये पूरा फार्मूला मैं बाद में लिख दूंगा। यहाँ पर 2n+1/2 होता है। ये सारी चीज मैं ना आपको जो पीडीएफ अपलोड करूंगा तो थोड़ा बेटर तरीके में लिख के दे दूंगा, तो इस चीज को आपने सिर्फ याद रखना है, ठीक है, कि 2n-1/2 एंड 2n+1/2 दैट इज द क्रक्स, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और काउंटर हमारा हमेशा 1 से ही शुरू होगा, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये -1 है, ये +1। चलो जी, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी ऑफ द डिफ्रैक्शन। तो अब हमें करने हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिफ्रैक्शन, वो भी मैं इसी को ही आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। चलो मैं नेक्स्ट शीट ले लेते हैं एंड यहाँ पर अब हम करेंगे डिफ्रैक्शन 2 कर देता हूँ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिफ्रैक्शन। सो दिस इज वेयर टॉपिक चेंज नहीं होगा, इसके बाद मैं अभी वीडियो ऑफ कर दूंगा जल्दी ही, छोटे से 3-4 पॉइंट्स हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक बनेगा। तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे, these are important points and they are really very important. क्योंकि थ्योरी तो एक चीज होती है, न्यूमेरिकल्स कहाँ से आने हैं, मल्टीपल कहाँ से आने हैं, वो यहाँ से आने हैं। तो अब आप देखो कि इसमें से क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात होगी विड्थ ऑफ द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर विड्थ हमारे पास क्या आएगी। तो अब यहाँ पर मुझे पता है, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज फाइंड करूंगा ना, कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज का है, दूसरी डार्क फ्रिंज का है, उनको देख लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे डार्क फ्रिंज। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए थीटा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज है θ1, that will be given by lambda by d, that is given by lambda by d। तो उसकी अगर मैं विड्थ की बात करूं तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय डी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, तो एंगुलर विड्थ जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की ना, बीटा नॉट, so beta naught will be equal to twice of lambda by d। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन इस शीट पे, ठीक है। और ये मैं आई बिलीव कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ। मतलब जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये अब बन गया, ठीक है ना। तो इसमें जो ब्राइट फ्रिंज हमारे पास बन रही है वो ऐसे बन रही है, तो ये जो आपके पास ब्राइट फ्रिंज बन गई, ये ठीक है। तो ये जो आपके पास ब्राइट फ्रिंज आ गया, इसकी एंगुलर विड्थ, इस पूरे एंगल की बात हो रही है बेटा। सो ये जो कंप्लीट एंगल है दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय टी, ठीक है। एंड दिस, अब मैं अगर बीटा नॉट की टर्म्स में ही फाइंड करना चाहूं,
ठीक है, बिल्कुल सही है। तो नहीं, बीटा नॉट एक्चुअली ना एंगुलर विड्थ नहीं है, वेट ए मिनट, यहाँ पर मैंने गलती की, इट्स नॉट बीटा नॉट, जस्ट एंगुलर विड्थ, अल्फा बोल देते हैं, अल्फा, ये हो गया अल्फा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड बीटा, ठीक है। दिस इज बीटा नॉट। सो नाउ व्हाट इज बीटा नॉट, तो अब ये देख लेते हैं। तो बीटा नॉट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं tan थीटा यहाँ पर लेने की कोशिश करता हूँ। tan थीटा विल बी इक्वल टू बीटा नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। अब देखो यहाँ पर बहुत भयंकर असम्पशंस है, ठीक है। थीटा इज टेंडिंग टू जीरो कह के हम सब कुछ गेम खत्म कर देंगे। दिस कैन बी टेकन एज, ये वाला कैपिटल आपका कैपिटल डी है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास बीटा नॉट बाय डी, एंड थीटा भी नहीं है यहाँ पे, tan अल्फा आएगा, and tan alpha can be taken as alpha, this will be equal to beta naught by capital D। तो यहाँ से मैं बीटा नॉट की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, सो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो ये आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो है बेटा। अब क्वेश्चंस वहां पर बड़े सिंपल आते हैं कि भाई जो डिफ्रैक्शन में सेंट्रल फ्रिंज बनती है उसकी जो विड्थ है, ठीक है ना, लीनियर विड्थ, so this is known as linear width of the central maxima, ठीक है। तो ये जो लीनियर विड्थ आपके पास बनती है, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। अगर मैंने स्लिट को हाफ कर दिया तो क्या होगा, स्लिट को ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, इट इज लाइक दैट, ओके। तो ये आपके पास बन गया बीटा, फर्स्ट पॉइंट हो गया, very general। And now here we can note another point number 2। सेम डायग्राम को अगर मैं रेफर करूं तो आई कैन फाइंड द विड्थ ऑफ द सेकंड ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। सो द विड्थ ऑफ all other bright fringes, the width of all other bright fringes, ठीक है, comes out to be। तो उसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसी डायग्राम को रेफर करता हूँ, ये रहा फर्स्ट डार्क, ये रहा सेकंड डार्क। तो इसकी विड्थ को फाइंड करने के लिए सेकंड डार्क को फर्स्ट डार्क को इनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पर लिख लेता हूं, सो दिस विल बी, तो फर्स्ट डार्क हमारे पास आया था लैम्डा बाई डी, फिर आया था 2 लैम्डा बाई डी, तो यहाँ पर आ गया 2 लैम्डा बाई डी माइनस लैम्डा बाई डी, सो दिस विल बिकम लैम्डा बाई डी। तो ये एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो लैम्डा और डी पर डिपेंड करता है, तो इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो इट विल नॉट वेरी, सो इट विल बी सेम फॉर ऑल द फ्रिंज विड्थ, ऑल द फ्रिंजेस। तो सबके लिए ये एक कांस्टेंट वैल्यू ले बैठे। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल जो फ्रिंज विड्थ है वो तो उसकी तो है मेरे पास ये ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाई डी, और यहाँ पर आ गया लैम्डा बाई डी। सिमिलरली अगर मैं लीनियर विड्थ की बात करूं, ठीक है, जिसको चलो बीटा लिख लेते हैं, पर वैसे लिख नहीं सकते, बट एनीवेज, हाँ इन्होंने बीटा लिखा हुआ तो कीप इट बीटा ओनली। तो अगर मैं बीटा मान लूँ इसको, तो सिंपल बात है, सेम ही tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट मैं वहां पे लगाऊंगा, थीटा टेंडिंग टू जीरो है जी। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाई डी, गलत कर दिया मैंने। तो ये आएगा मेरे पास लैम्डा डी है ना, तो लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी। So this is the linear width for other fringes। तो ये आपको चारों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंगुलर विड्थ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके आगे चलते हैं, कपल ऑफ मोर पॉइंट्स टू नोट।
लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में इस पार्ट में से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डेरिवेशन तो आप देख ही चुके हो कि इट्स रियली डिफिकल्ट, तो उसमें से क्वेश्चन कभी आते नहीं है। अगर आ भी जाए तो बंदा, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है एंड दे आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। तो वो बिल्कुल ही एक टॉपर मटेरियल है जो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। तो अब ये आ गया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। यहाँ पर अब 3-4 चीजें होंगी कि भाई आपने इतना कुछ पढ़ा लिया, डिफ्रैक्शन पढ़ा दिया, इसका प्रैक्टिकल इसेंस क्या है। तो इसका प्रैक्टिकल इसेंस आपको मिलेगा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की मदद से, जब हम टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप रेफर करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 इज व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर or angular separation between two point objects, between 2 point objects at which they can be just seen separately is called limit of रेजोल्यूशन। बेटा इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लेना हूं। एंड द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, इसका एग्जांपल है। और नियरेस्ट स्टार टू अर्थ जो है ये है अल्फा सेंचुरी। एज अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज आपको पता होता है अप टू 10th कि हाँ भाई सन इज द नियरेस्ट स्टार, और आफ्टर सन इट इज अल्फा सेंचुरी विच इज एट 4.3 लाइट ईयर्स अवे। ठीक है, तो ये अल्फा सेंचुरी है 4.3 लाइट ईयर्स अवे। सोच के देखो कि कितनी दूर है ये। यार ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो अगर मैं इतनी दूर से देखूंगा ना तो मुझे वो एक ही तारा नजर आ रहा है। इट्स विजिबल, देयर इज ओनली वन स्टार देयर। मुझे लगा कि यार वहां पे एक ही स्टार है। तो आज तक आप लोगों ने अल्फा सेंचुरी को एक ही स्टार समझकर पढ़ा भी होगा, और बुक्स में लिखा भी ऐसे ही होता है कि अल्फा सेंचुरी वन स्टार। बट जब हमारे पास हायर रेजोल्यूशन की टेलीस्कोप्स बनी, तो आजकल अगर आप पूछेंगे किसी से कि अल्फा सेंचुरी में क्या है, तो दे विल बी एबल टू टेल यू दैट अल्फा सेंचुरी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट स्टार्स, 3 डिफरेंट स्टार्स, एंड दे आर रोटेटिंग अराउंड ईच अदर, ऐसे करके घूम रहे हैं। और वो 3 स्टार्स हैं, वो तीनों के तीनों स्टार्स वहां पर ऐसे घूम रहे हैं। तो जब हम आज तक की टेलीस्कोप से देखते थे तो हमें लगता था कि वहां पर एक ही स्टार है। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा पास थे, इतनी ज्यादा पास थे एक दूसरे के, कि हमारी आंखें या हमारे इंस्ट्रूमेंट उनमें डिफरेंस कर ही नहीं पाते थे, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते थे। आप सोच के देखो कि लेट अस से द स्टार इज ऑब्वियसली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो मैं अगर टेलीस्कोप देखूंगा तो उसकी इमेज कहां बननी चाहिए? फोकस पे। अगर मैं सिंपल एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूं तो फोकस पे। तो तीनों के तीनों स्टार्स वहां पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो तीनों की ही जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी। तो तीनों की अगर फोकस पे बनेगी, चलो कह सकते हो कि थोड़ी सी यहां पर किसी की ऊपर किसी की ऊपर, लेकिन वो मर्ज भी तो कर सकती हैं। और वहां पर हमारी रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई ये चीज हमें समझ नहीं आएगी, दिस विल नॉट बी डन। तो अल्फा सेंचुरी is made up of 3 stars.
तो यही अपने आप में आपको सर्व करेगा रेजोल्यूशन को समझने के लिए कि यार ये रेजोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके आगे। पॉइंट नंबर 4। सो पॉइंट नंबर 4 इज रिजॉल्विंग पावर। Resolving power. Now, what is this? Resolving power, it is the reciprocal of the limit of resolution. Resolving power of an instrument resolving power of an instrument is reciprocal of limit of resolution. तो रिजॉल्विंग पावर तो सिंपल आप लिख सकते हो, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 बाय लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस। इसमें और कुछ नहीं लिखना मैंने। पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, दो फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ यहीं पे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, तो माइक्रोस्कोप, सो दिस शुड बी इक्वल टू 1 बाय डी लिख दिया हमने। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू sin theta divided by lambda. The wavelength that we use, mu is the refractive index of the lens, objective lens. इसको ध्यान में रखना है। Objective lens, lambda the wavelength of light that is used. चलो, wavelength of light, obviously that is used, ठीक है। और ये आ जाएगा थीटा। तो थीटा होता है जिस एंगल पर वो मूव करता है, ठीक है ना, जो एंगल आपको गिवन होगा वहां पे, आप टेंशन मत लो। Half the angle of the cone of light from each point object. Anyways, leave it. ओके, ये ना एक्चुअली इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। चलो हम 5 बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि ज्यादातर केस में ऑब्वियसली 1 आएगा हमारे पास। तो ये मेरे पास आ गया म्यू, लैम्डा आ गया जी वेवलेंथ, वेल एज पर अवर बुक लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है। थीटा आपको मैं यहाँ तो बाद में डिटेल में बताऊंगा, अदरवाइज थीटा एंगल होगा जो उन दोनों का एंगल आएगा। हाँ, कोण थीटा बेसिकली इसको वो जो मैग्निफिकेशन में नहीं हमने किए थे, ये वो वाला थीटा है। तो इसको लिखो थीटा द एंगल subtended by object at माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ये हाफ ही एंगल लेना है क्योंकि वहां पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस तो डिफाइन नहीं ना होता, तो उसका हाफ लेंगे हम। प्रिंसिपल एक्सिस तो हमारी डिफाइन नहीं है, तो जितनी जो भी कोई जैसे लेटर से ओमीबा पड़ा है, तो ओमीबा के हम प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा देखेंगे, ओमीबा का जितना साइज है उस साइज को देखा जाएगा, उस साइज ने जितना एंगल मेरे यहाँ पे कोण बनाया ना उसका हाफ कर लेंगे। सो दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ
माइक्रोस्कोप। सो व्हाट अबाउट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, उसका भी फॉर्मूला मैं आपको यहीं पे देता हूँ। इसको भी 1/, ये देखो यहाँ पर हमने डी थीटा लिखा, देखो यहाँ पर ये डी है तो ये स्मॉल डी क्या है ये भी देख लो, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो ये लीनियर डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो मेरे पास आ गया एंगुलर डिस्टेंस है, क्योंकि टेलीस्कोप है, वो सन और स्टार्स की बात हो रही है, तो वी कांट फाइंड द लीनियर डिस्टेंस, तो हमने डी थीटा की टर्म्स में हम इसको लेकर आएंगे। सो ये डी थीटा मेरे पास आ जाएगा कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा, दैट्स इट, हमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। नाउ व्हाट इज कैपिटल डी, इट इज द diameter of the ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब ये उसका अपर्चर है, ऑब्जेक्टिव लेंस का, आई लेंस का नहीं, ठीक है ना, जिसने जितनी लाइट ट्रैप की है। लैम्डा विल बी ऑब्वियसली द वेवलेंथ, wavelength of light, and d theta will be the angular separation between the two. Between two objects, ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास टेलीस्कोप के लिए। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर पार्ट, देयर इज नथिंग लेफ्ट। ओके, देयर इज लिटिल सम मोर थिंग्स। चलो थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा बनेगा बेटा आज, क्योंकि अभी इसको मैं यहाँ पे क्लोज नहीं कर सकता हूँ, तो आपने जहाँ पर ब्रेक लेना आप ले सकते हो। लेटर ऑन जब मैं कहीं और इसको अपलोड करूंगा या करूंगा तो आई विल सी इट इफ आई कैन डिवाइड दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स, बट एनीवेज आपने जब लीव करना है आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो रिजॉल्विंग पावर है ना, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज रेसिप्रोकल टू द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो इसको हम माइक्रोस्कोप में, और इसमें आपने 5 बुक में से डेफिनेशन ले लेनी है, मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन इसकी लिखवा देता हूँ। इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, बस 2 नंबर 3 नंबर का इन्हीं में से आएगा। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, smallest distance t at which they can be just resolved when seen through माइक्रोस्कोप। तो बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन आएगी आपकी टेलीस्कोप के लिए। smallest
एंगुलर सेपरेशन, between two point objects at which they can be just telescope. ठीक है ना, तो ये आपकी डेफिनेशंस हो गई बेटा, और ये हो गए आपके फॉर्मूले। ये फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चंस में आते रहते हैं। ठीक है, वन लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट, ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन है। रेलेज क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन, तो उन्होंने बोला कि भाई इसका क्राइटेरिया भी बनाया गया कि कहां पर आपको दो ऑब्जेक्ट्स की दो डिस्टिंक्ट इमेजेस क्लियरली नजर आएंगी, तो ऐसा कब पॉसिबल है। ठीक है ना, तो इन्होंने बोला कि भाई जो हमारे पास इमेजेस बन रही हैं, लेट से वो यहाँ पर मैं इमेजेस ले लेता हूँ इसको, और ये एक और आ गया। अब देखो अब हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पर कहीं पे एक लेंस रखा, ठीक है, और मेरी इमेज बन गई, तो यहाँ पर इमेज बनी। तो पहली बात तो डिफ्रैक्शन हो गया वहां पे अपर्चर के कारण। ठीक है, और इसको भी अगर हम और सही से बनाएं तो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। जो यहाँ पर मेरा अपर्चर बनेगा, देखिए वो मैंने लेंस के रूप में बना दिया। तो ये जो मेरा लेंस है, दिस लेंस इज एक्टिंग लाइक एन अपर्चर। ठीक है, तो ये मेरा अपर्चर हो गया, और जो मेरी लाइट है वो यहाँ से चली गई, ये आ गया जैसे लाइट। तो अब आप मेरे हिसाब से इमेजिन कर सकते हो कि व्हाट डज आई मीन। ठीक है, तो ये अपर्चर है। अब ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस हो या किसी का भी ऑब्जेक्टिव लेंस हो, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, तो जहां पर भी इमेज बनेगी वो ये वाली इमेज बन गई, और साथ में ही उसके एक और स्टार पड़ा था, तो उसकी इमेज भी आ गई। तो ये दो इमेजेस यहाँ पर ओवरलैपिंग कंडीशन में जा रही हैं इस तरह से। ठीक है, तो ओवरलैपिंग है, मान लो ये वाली इमेज को मैं इसके ऊपर ही रख दूं, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, हमें लगा कि वहां पर सिर्फ एक ही स्टार है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा भी आगे पीछे मूव करूं तो डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। तो इन्होंने रेले ने ये कहा कि दिस इज द पोजीशन जहां पर मुझे होना पड़ेगा अगर मैं एग्जैक्ट दो अलग अलग इमेजेस देखना चाहता हूं। तो यहाँ पे, तो अब ये कैसे हुआ देखो, अब देखो ये है मेरे पास इमेज ऑफ द सेकंड स्टार या सेकंड इमेज, सेकंड ऑब्जेक्ट, और ये हो गया मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों की इमेजेस मेरे पास बनी, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने ऑप्टिक्स में हमने क्या किया था, एक लेंस होता था, एक ही ऑब्जेक्ट होता था, तो एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज आती थी। लेकिन अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस बनेंगी। पहली बात तो एक ही ऑब्जेक्ट की यहाँ पर पता नहीं अनगिनत इमेजेस बनने वाली है, क्योंकि डिफ्रैक्शन हो जाएगा। और दूसरी चीज, मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दो है, और दो ऑब्जेक्ट के कारण यहाँ पर और ज्यादा कंफ्यूजन बन गया। तो इस लेंस ने यहाँ पर दो इमेजेस क्रिएट की हैं बॉडीज की। तो इसको मैं आई कैन शो इट लाइक दिस, जैसे कि
यहाँ से एक पैरेलल लाइन आता है एक स्टार की, तो उस स्टार की तो यहाँ पर ये रहा फोकस, तो लेटर से उसकी इस फोकस के ऊपर इमेज बन गई, तो उसकी वहां पर जो डिफ्रैक्शन के कारण गड़बड़ होनी थी वो तो हो ही रही है, ये सेंट्रल फ्रिज बना है। लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज नीचे की तरफ मूव क्यों कर गई, क्योंकि ये किसी एंगल पर था। तो इसकी अगर मैं इमेज बनाऊंगा तो आई कैन क्रिएट लाइक दिस, यहां पर लेटर से इसकी इमेज बनी है। ठीक है, और यहां से इसने इसको बेंड कर दिया और ये हो गई इसकी रे। तो अब देखो कि एक इमेज तो आपकी यहां पर बनी और लेटर से दिस इज द पॉइंट वेयर द फोकस लाइज, फोकस पे ही इमेज बननी है, तो ये वाला जो हमारा पास डिस्टेंस है वो एक्चुअली में फोकल एफ है, फोकल लेंथ। क्योंकि इन्फिनिटी से इमेज बन रहा है, तो पहली इमेज मेरे पास यहाँ बनी और डिफ्रैक्शन के कारण बहुत सारी इमेजेस बनी, दूसरी इमेज मेरे पास यहाँ बनी और डिफ्रैक्शन के कारण उसकी भी बहुत सारी इमेजेस बनी। रेले ने हमें कंडीशन दी कि इन दो इमेजेस को मैं सेपरेट देखना चाहता हूं, तो व्हाट डू आई हैव टू डू, तो उन्होंने बोला द इमेजेस ऑफ टू point objects are just resolved when the central maxima of diffraction pattern falls on the first minimum of the other image। ठीक है, क्या कंडीशन बन गई कि इसका जो मैक्सिमा है वो इसके फर्स्ट मिनिमा के ऊपर आना चाहिए, तो वो आ गया मेरे पास, ये वाला फर्स्ट मैक्सिमा इस फर्स्ट मिनिमा के ऊपर आ गया। तो दिस इज दी पोजीशन जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि भाई मुझे अब ये दो जो स्टार हैं वो क्लियरली दो अलग स्टार दिखेंगे, नहीं तो वो दोनों स्टार से एक दूसरे के ऊपर मर्ज करते हुए हमें नजर आएंगे। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ डिफ्रैक्शन चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपका ये चैप्टर विद दिस वी हैव क्लोज्ड। इसके बाद अब और डेवलपमेंट करनी हो अगर किसी को तो यू कैन कीप ऑन डूइंग इट, पता कर सकते हो कि भैया इसमें क्या होगा, वैसा क्या होगा, ऐसे क्या होगा, तो हम उन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। बट हमारे सिलेबस के लिए दिस मच इज इनफ। एंड द एंगल बिटवीन देम विल बी दिस, तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एफ, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द मिनिमम फर्स्ट मिनिमा दैट इज लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख ही देता हूँ मैं, will be equal to tan theta। ओके, so tan theta is basically, tan theta को मैं d theta लिख सकता हूँ। तो अगर मैं टेलीस्कोप की बात करूं तो d theta will be f into small d divided by this। I believe this should be right। anyways it has moved beyond the book, but anyways कुछ सिमिलर सा ऐसा फार्मूला बनेगा, अगर आपको कहीं पर भी ये फार्मूला देखने को मिलता है
आप अपनी जीसी अग्रवाल और इन सब बुक्स में हम चेक कर सकते हैं, सो वी कैन कंपेयर इट लेटर। तो फिलहाल मैं यहीं पर, जैसे हिंदी भाषा में बोला जाता है कि मैं अपनी जुबान को देता हूं विराम। ओके, तो ये हो गया आपका डिफ्रैक्शन। So now we are left only with one topic, that is polarization. We will do it tomorrow, not now. All the best. Bye.